नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई दीवानी यानी कि सिविल विवाद अदालत पहुंचता है तो असल में होता क्या है? आज हम इसी पूरे सफर को, भारत में एक सिविल केस की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप और एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरुआत करते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में आधे से ज्यादा सिविल केस जमीन या प्रॉपर्टी के झगड़ों को लेकर होते हैं। इनके बाद फिर नंबर आता है फैमिली मैटर्स और पैसों के लेन देन जैसे मामलों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब कोई झगड़ा अदालत की दहलीज तक पहुंच ही जाता है तो फिर होता क्या है? वो कौन सी प्रक्रिया है जो इंसाफ की राह तय करती है? तो इस पूरी कानूनी यात्रा को समझने के लिए हम इसे 6 मेन स्टेजेस में देखेंगे। केस की शुरुआत कैसे होती है, फाइलिंग और शुरू के कदम क्या होते हैं, दूसरी पार्टी अपना जवाब कैसे देती है, केस को सबूतों के साथ कैसे बनाया जाता है, बहस और आखिरी सुनवाई कैसे होती है, और आखिर में कोर्ट अपना फैसला कैसे सुनाती है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। एक सिविल केस की शुरुआत, जो कि किसी भी मामले की एकदम नींव होती है। देखिए, एक सिविल केस तब शुरू होता है जब एक पार्टी, जिसे हम कानूनी भाषा में प्लेंटिफ या वादी कहते हैं, को लगता है कि उसे किसी की वजह से नुकसान हुआ है और वो इंसाफ के लिए कोर्ट में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराता है। ये जो शिकायत होती है ना, वो एक खास डॉक्यूमेंट के रूप में होती है जिसे प्लेंट या वाद पत्र कहते हैं। ये वो पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है। समझिए कि पूरे केस की इमारत इसी पर खड़ी होती है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। केस किस कोर्ट में है, कौन किसके खिलाफ है, झगड़े की असल वजह क्या है और शिकायत करने वाला कोर्ट से चाहता क्या है। तो ठीक है, वाद पत्र तो तैयार हो गया, पर इसे कानूनी तौर पर दर्ज कैसे कराते हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेज, फाइलिंग और शुरुआती कदम। मतलब अब केस सिस्टम में एंटर कर रहा है। प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले ये वाद पत्र कोर्ट के फाइलिंग डिपार्टमेंट में जमा होता है। फिर कोर्ट का क्लर्क इसे अपने रजिस्टर में चढ़ाकर एक स्टैंप नंबर देता है। इसके बाद एक चेकिंग ऑफिसर इसकी बारीकी से जांच करता है, जैसे कि क्या टाइम लिमिट के अंदर फाइल हुआ, क्या कोर्ट फीस सही भरी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक मिलता है तो केस को एडमिट कर लिया जाता है और उसे एक ऑफिशियल सूट नंबर मिल जाता है, जो अब उसकी पहचान है। इस पूरी प्रोसेस में कोर्ट क्लर्क का रोल बहुत ही अहम है। आप उन्हें एक तरह से अदालत का गेट कीपर समझ सकते हैं, जो किसी भी केस की शुरुआती प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। वही केस को फॉर्मली कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज करता है और उसे शुरुआती पहचान नंबर देता है। अच्छा, एक बार जब केस दर्ज हो गया तो इंसाफ का पहला उसूल है कि दूसरे पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा स्टेज, यानी प्रतिवादी का जवाब, कहानी का दूसरा पहलू। इसके लिए कोर्ट दूसरी पार्टी को एक ऑफिशियल बुलावा भेजती है, जिसे समन कहते हैं। समन मिलने के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। या तो प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर हो और अपना पक्ष रखे, जिससे केस दोनों पार्टियों के साथ आगे बढ़ता है, या फिर वो समन को नजरअंदाज कर दे। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट एक तरफा या एक्स पार्टे कार्रवाई कर सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोर्ट सिर्फ शिकायत करने वाले के सबूतों और दलीलों को सुनकर ही फैसला सुना सकती है, जो प्रतिवादी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और जो लोग जवाब देना चाहते हैं ना, उनके लिए वक्त की पाबंदी बहुत बहुत जरूरी है। समन मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होता है, जिसे रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन कहते हैं। हाँ, कुछ खास सिचुएशन में कोर्ट की इजाज़त से ये डेडलाइन ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, पर यह कोई पक्का नियम नहीं है। और हाँ, इस डेडलाइन को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर प्रतिवादी वक्त पर जवाब नहीं देता तो वो अपना बचाव करने का एक सुनहरा मौका खो देता है। कोर्ट सिर्फ शिकायतकर्ता की बातों के आधार पर आगे बढ़ सकती है और ये भी मान सकती है कि जिन दावों का जवाब नहीं दिया गया वो सच हैं। नतीजा, बिना उनकी साइड सुने ही उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। अच्छा, कभी कभी एक और दिलचस्प चीज होती है। प्रतिवादी सिर्फ अपना बचाव नहीं करता, बल्कि उल्टा शिकायतकर्ता पर ही कोई नया दावा ठोक देता है। इसे काउंटर क्लेम कहते हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता को भी उस नए दावे का जवाब देने का मौका मिलता है, जिसे लेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहा जाता है। तो अब जब दोनों तरफ से शुरुआती कागजात आ गए हैं, समझिए कि स्टेज सेट हो चुका है। अब बारी है चौथे स्टेज की, मामले को तैयार करना, जहां दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। इस स्टेज का सबसे जरूरी काम है मुद्दों का निर्धारण या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। यहाँ कोर्ट दोनों पार्टियों के कागजों को पढ़कर ये तय करती है कि असल में झगड़ा किन किन बातों पर है।
यही मुद्दे वो सवाल बन जाते हैं जिनका जवाब पूरे ट्रायल के दौरान ढूंढा जाएगा। अब आगे की सारी बहस और सबूत इन्हीं सवालों के आसपास घूमेंगे। अब हम पहुंचते हैं केस के सबसे एक्शन पैक्ड और दिलचस्प हिस्से में। ये है हमारा 5वां स्टेज, दलीलें और अंतिम सुनवाई। यानी अब सबूत पेश करने का वक्त आ गया है। इसका भी एक तय तरीका है। सबसे पहले शिकायतकर्ता अपने गवाह और सबूत पेश करता है और फिर दूसरी पार्टी का वकील उनसे तीखे सवाल जवाब करता है, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। फिर दूसरी पार्टी की बारी आती है अपने गवाह लाने की और फिर शिकायतकर्ता का वकील उनसे जिरह करता है। जब ये सब हो जाता है तो दोनों वकील अपनी फाइनल और जोरदार दलीलें पेश करते हैं। इसके बाद कोर्ट मामले पर फैसले के लिए विचार करने के लिए समय लेती है। और आखिरकार तमाम दलीलों और सबूतों के बाद हम इस कानूनी सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचते हैं। ये है छठा और फाइनल स्टेज, अदालत का फैसला, जिसे जजमेंट और डिक्री कहते हैं। और यहाँ एक बात जानना बड़ा दिलचस्प है। कानून के हिसाब से अंतिम सुनवाई खत्म होने के 30 दिनों के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होता है, ताकि इंसाफ में देर ना हो। यहाँ 2 शब्द हैं, जजमेंट और डिक्री, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जजमेंट है फैसले का क्यों। ये एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जज साहब डिटेल में समझाते हैं कि वो इस नतीजे पर क्यों पहुंचे। वहीं डिक्री है फैसले का क्या। ये उस जजमेंट का निचोड़ है, एक सीधा साधा आदेश जो बताता है कि कौन जीता, कौन हारा और अब किसे क्या करना है। यही वो ऑर्डर है जिसे असल में लागू करवाया जाता है। अब इस फैसले के बाद दोनों पार्टियों को नए नाम मिल जाते हैं। जिस पार्टी के हक में डिक्री आती है उसे डिक्री होल्डर कहते हैं, और जिस पार्टी के खिलाफ डिक्री आती है उसे जजमेंट डेटर कहा जाता है। तो फैसला तो आ गया, लेकिन क्या इंसाफ का सफर यहीं खत्म हो गया? जरूरी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हारी हुई पार्टी इस फैसले को माने ही नहीं तो क्या होगा, या अगर कोई पार्टी इस फैसले से सहमत ही ना हो तो? यहीं से अपील और फैसले को लागू कराने जैसी अगली कानूनी लड़ाइयों के दरवाजे खुलते हैं, जो अपने आप में एक अलग ही कहानी है।